Hello friends, welcome to all students and your friends. आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ इस क्लास में YouTube के माध्यम से जुड़कर 12th फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी के व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट को समझने और तैयार करने के लिए स्वागत है। चलिए हम लोग स्वागत के योग्य हैं भी, चूँकि किचॉफ्स लॉ जब से शुरू हुआ है तब से कुछ बच्चों के अंदर जागृति मैंने देखा है, क्योंकि हम बहुत कुछ बच्चों के अंदर देख रहे थे। पीछे क्लास नहीं समझ में आ रहा था, चूँकि टॉपिक आगे बढ़ गया था, यहाँ से बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन उसमें से मैंने कल 53 लड़कियों को चेक किया कॉल करके। समझ सकते हैं कितना मेहनत किया मैंने, जो व्हाट्सएप ग्रुप में है। उसमें से सिर्फ 6 बच्चों ने कहा मैं सर क्लास कर पा रही हूँ। तो बड़ी दुख की बात है, इतनी संख्या में बच्चे ने बहुत सारे कारण सुना दिए। किसी का सोमवारी है तो किसी का कुछ है, किसी घर में गेस्ट आ गया है, किसी घर में कोई बीमार है। तो सारे कारण को जोड़कर मैंने निष्कर्ष निकाला कि कोई कारण नहीं, यह मन का कारण है। और यदि आपके मन के अंदर पढ़ने की इच्छा बहुत अच्छा नहीं हो तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ, भगवान भी आपको नहीं पढ़ा सकते हैं। वो इच्छा शक्ति आपको अपना जगाना पड़ेगा। इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी तरीके, कंसेप्ट, रास्ते, सुविधा फिर कभी मिलने का चांस नहीं है। इसलिए आप बच्चों, जो बच्चे थोड़ा सा आलस कर रहे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 44 सेशन से आप क्लास को कंटिन्यू करें। आपके अंदर की जो भी परेशानी है वो कंटिन्यू क्लियर हो जाएगा, पीछे का धीरे धीरे करते रहेंगे। चलिए मैं आपको टॉपिक पर ले जाता हूँ। आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको मैंने पिछले क्लास में फिगर के साथ डिस्कशन कुछ कर दिया था। आज मैं उसको कंप्लीट रूप से कर देता हूँ। तो फिगर तो मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके बारे में बहुत सारी बातें बता दिया था। इसमें आपको दिखाया गया था व्हीटस्टोन जो है ये हमारे एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट का नाम है। उन्हीं के नाम पर ये ब्रिज का निर्माण हुआ है। उन्होंने ही इस ब्रिज का निर्माण किया, सेतु, पुल का निर्माण किया है। तो व्हीटस्टोन का यह सेतु है, ब्रिज को हिंदी में कहेंगे सेतु। इसके माध्यम से किसी भी चालक तार के प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को मापा जाता है। तो मापने के लिए क्या कंसेप्ट था, बहुत सारी बातें मैं कल कर चुका हूं। आइए मैं आपको करता हूं। व्हीटस्टोन ने 4 चालक तार को एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ा और उसके 2 विपरीत शीर्ष बिंदुओं के बीच एक गैल्वेनोमीटर, धारा माप इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं, जोड़ा तथा शेष 2 शीर्ष बिंदुओं के बीच
तो त्रिभुज में 4 बिंदु होता है, तो 2 बिंदु में जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर, तो बाकी 2 जो बिंदु बचेगा, 2 बिंदुओं के बीच सेल को जोड़ा। इस प्रकार प्राप्त व्यवस्था को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। अब इसमें 2 प्रकार का इसका हो जाता है। यदि गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित ना हो तो ना हो अर्थात IG बराबर 0 हो तो उसे संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे, कब धारा प्रवाहित नहीं होगा यह शर्त मैंने पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं। दूसरा है यदि IG नॉट इक्वल टू 0, मतलब अर्थात गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित हो तो उसे असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। तो इन दोनों स्थिति में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अभी। तो चलिए इस तरह से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने जल्दी से ले लीजिए। लिया, चलिए अब आप देखते हैं यहाँ पर इन दोनों स्थिति में कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे। ये कंप्लीट नोट्स आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। यदि आ जाता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए शर्त प्राप्त करें, ये कंप्लीट एक क्वेश्चन बन जाता है। तो वो आपको मैं बता रहा हूं। संतुलित हो जाएगा कब? जब IG का मान 0 हो जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होगा, सब चीज जुड़ा रहेगा फिर भी धारा प्रवाहित नहीं होगा। प्यारे बच्चों, ये क्या कंडीशन हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे गौर से। व्हीटस्टोन ब्रिज को
संतुलित होने का शर्त क्या होगा, आइए गौर से देखते हैं। तो यहां पर आपके मन में प्रश्न उठ गया होगा, सर आई जी का मान जब 0 होगा तब संतुलित होगा, लेकिन आई जी का मान 0 होने का क्या शर्त है, कब ऐसा होने का चांस है। तो डियर स्टूडेंट, आइए अब हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे, शर्त आपको मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है। चलिए यहाँ पर ये फिगर आपने देख लिया। इस फिगर में हम लोग को देखना है, यह सेल हो गया, इस तरह से जोड़ दिए। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू P मानते हैं, इसका Q मानते हैं, इसका R मानते हैं, इसका S मानते हैं। अब हम बच्चे लोग देखेंगे गौर से कि सर यहाँ पर इस व्हीटस्टोन ब्रिज में मेन करंट आपका I है। तो जंक्शन ए पर जब पहुंचेंगे, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 आप कहेंगे। मतलब जंक्शन ए पर इनकमिंग करंट हुआ I, यहाँ से आउट गोइंग करंट को मान लिया मैंने I1 एंड I2 दोनों मान लिया। अब जंक्शन बी पर जाएंगे, गैल्वेनोमीटर में करंट का सिंबल है वो IG माने हैं। तो जंक्शन बी पर I1 इनकमिंग करंट होगा और बीजी पाथ में करंट IG है। इस पाथ में करंट जो होगा आपका I1 माइनस IG हो जाएगा और डी जंक्शन पर ये IG होगा, ये I2 होगा। आउटगोइंग करंट यहाँ से हो जाएगा I2 प्लस IG आपका हो जाएगा। अब ये दोनों करंट जंक्शन जी पर आके मिलकर I बन जाएगा आपका। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ का उपयोग आपको हुआ करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने में। किरचॉफ फर्स्ट लॉ का उपयोग किया गया, सभी जंक्शन पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फिर आप देखेंगे जंक्शन सी पर इनकमिंग करंट हुआ आपका I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG। आउटगोइंग करंट कितना होगा, तो सर इसको सॉल्व कीजिएगा, ये क्या बन जाएगा I बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ I1 प्लस I2 को I करना है, IG प्लस माइनस खत्म हो गया, I1 प्लस I2 इक्वल टू I हो जाएगा। चलिए यह बातें आपका हो गया, फर्स्ट लॉ का उपयोग मैंने कर लिया। ये दोनों बातें फर्स्ट लॉ से हुआ या जंक्शन लॉ से हुआ या KCL बोलेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, चलिए अब हम बच्चे लोग आगे बढ़ाते हैं थ्योरी को। यहां तक हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसके बाद अब आपको सेकेंड लॉ अप्लाई करना है।
तो सेकेंड लॉ अप्लाई करने के लिए मैं आपसे पूछ के लिखूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए बताने के लिए, क्योंकि पिछले क्लास को आपने भली भांति सुन लिया है, ठंडे दिमाग से सुन लिया है, आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। चूंकि मैंने बोला था 44 सेशन, 45 सेशन, 46 सेशन देख के जो बच्चे अभी बैठे होंगे क्लास में उनको काफी मजा आएगा, जरा सा भी तकलीफ नहीं होगा। तो चलिए आइए अब मैं इसको डिलीट करके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि छोटे से जगह में लिखना है, फिगर आपको मिटाना नहीं है, कंप्लीट फिगर को देख देख के लिखना होगा। एक एक स्टेप लिखते जाएंगे, डिलीट करते जाएंगे, और पीछे का चीज याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि बार बार इक्वेशन पीछे से यूज करना पड़ेगा। तो जगह की कमी के कारण हम पूरे बोर्ड को ही सब खत्म कर देते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर किरचॉफ सेकंड लॉ यूज जैसे करने का बात होगा तो मुझे क्लोज्ड सर्किट चुनना होगा, बंद परिपथ चुनना होगा, लूप चुनना पड़ेगा। तो आप बच्चों से मेरा प्रश्न है, इस फिगर में, इस सर्किट में कितने लूप आप तैयार कर सकते हैं, कितने लूप के बारे में आप बात कर सकते हैं? 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप, 6 लूप, 7 लूप, 8 लूप, 10 लूप, कितना? तो आपका जवाब का इंतजार मैं कर रहा हूं, आप इसका जवाब देने का कोशिश करें। कितने लूप यहां बनेंगे, कितने लूप मैं अपने मन से सेलेक्ट कर सकता हूं? तो आप बच्चों का जवाब आ जाएगा, और लगता है कुछ बच्चों का जवाब आ भी गया, वेरी गुड। उसमें से आइए मेरा बात सुनिएगा, ये रफ वर्क में बता रहा हूं। कितना लूप आप चुन सकते हो, नंबर ऑफ लूप्स, यहां पर कितने लूप चुन सकते हैं? तो लूप का नाम मैं लिखूंगा, आप गिनती करते जाइएगा। पहला नंबर मैं ले सकता हूं ए बी डी ए, दूसरा लूप ले सकता हूं मैं बी सी डी बी, तीसरा लूप ले सकता हूं मैं ए बी सी डी ए, राइट। चौथा लूप ले सकता हूं मैं, इस पॉइंट का नाम कुछ देते हैं, अब आपको लूप लिखने में होगा ही जी, इसका नाम दे दीजिए ई, इसका नाम दे दीजिए एफ। तो मैं यहां पर ले सकता हूं ए बी सी ई एफ ए, पांचवा ले सकता हूं ए डी सी ई एफ ए। इतने लूप आपका यहां बन सकता है। तो लूप, नंबर ऑफ लूप कितना हो गया आपका? 5। इस सर्किट में 5 लूप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी लूप को लेकर हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ का अप्लाई करेंगे, राइट। तो चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं, आपने इसको देख लिया। प्यारे बच्चों अब जरा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से 5 नंबर का जवाब आप लोगों ने नहीं दिया था, 1-2 बच्चे का जवाब दिख रहा था। तो अब समझ गए होंगे आप लूप कैसे सुनेंगे, एक बात हो गया क्लियर। अब किसी एक लूप पर विचार करता हूं मैं, यहां पर एक लूप ले लेता हूं। तो क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सर्किट का नाम दे देता हूं मैं, हिंदी वाल बंद परिपथ या लूप बोलेंगे, ए बी डी ए में। इस लूप में हम विचार करेंगे, ए से बी पर जाएंगे, बी से डी पर, डी से ए पर जाएंगे, जैसे लिखे हैं यहाँ पर उसी तरह से आपको चलना है। जब ए से बी पर जाएंगे I1 रेजिस्टेंस है P, I1 और P को गुना करेंगे तो ये पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव? जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, शॉर्ट में लिखना है KVL से हम कह देंगे, KVL से क्या हो जाएगा आपका I1 इंटू P प्लस में होगा, सही जवाब है आपका। अब आइए बी से जी की ओर, करंट है IG, रेजिस्टेंस है G, IG इंटू जी, ये भी प्लस में हो जाएगा,
और डी से ए पर आइएगा तो करंट का दिशा का विपरीत हो जा रहे हैं हम लोग। I2 माइनस में हो जाएगा, माइनस I2 इंटू आर बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि सेल नहीं है इस बंद लूप में, सेल नहीं है, बाहर में से कोई मतलब नहीं। जो बंद लूप चुनेंगे उसमें आप सेल कहोगे, सेल नहीं है, सेल एब्सेंट है या सेल नहीं है, हम कह सकते हैं सेल नहीं है यहाँ पर, इसीलिए हम लोगों ने ये चुनाव 0 लिया। अब आप यहां से इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ सकते हैं। अब आइए पुनः क्लोज्ड सर्किट चुन के बदलते हैं। अब क्लोज्ड सर्किट का नाम लेता हूं मैं BCDB में हम लोग विचार करेंगे। उसमें भी सेल नहीं है, गौर से देखिएगा, इस बंद परिपथ में भी सेल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, KVL से हम डायरेक्टली दिए समझ जाएंगे आप लोग। अब KVL से करंट किरचॉफ वोल्टेज लॉ से B से C में जो करंट फ्लो होगा वो हो रहा है I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस है Q। करंट की दिशा में आप B से C जाएंगे तो पॉजिटिव लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपका भी जवाब आ रहा है। आप लोग भी बताते जाइए फटाफट, इंटू कैपिटल Q। अब चले आइए, आपको जाना है C से D, करंट के विपरीत दिशा में हम आएंगे, करंट जा रहा है D से C, हम आएंगे C से D, तो वो करंट जो है वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस लिख देना होगा I2 प्लस IG इंटू रेजिस्टेंस कितना है S, रेजिस्टेंस है S। अब उसके बाद फिर आइए आप D से आप B पर आपको जाना है, IG के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो प्लस या माइनस, जल्दी जवाब दीजिए, माइनस, वेरी गुड। IG रेजिस्टेंस कितना है G बराबर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि यहाँ भी सेल एब्सेंट है, सेल नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, बड़ा सा दिखने में लग रहा है, तो देखिएगा गौर से, IG 3 बार आया होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, उस तीनों को एक साथ कर लीजिए, I1 I2 को अलग कर दीजिए, तो I1 इंटू Q, I2 इंटू S माइनस IG के बाद 3 टर्म आएगा, ये माइनस यहाँ कॉमन ले लिए, Q प्लस S प्लस G, Q प्लस S प्लस G, तीनों को ब्रैकेट में ले लिए, यह एक साफ सुथरा समीकरण नंबर 2 बन गया। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पर हम ध्यान देंगे, अब बीच से सारी चीज को हटा देंगे। तो सर ये S है, इसको ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये इक्वेशन आपको दिख रहा है। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज करना चाहेंगे, यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, आइए इसको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से विचार करें। तो मैथमेटिक्स हो गया, अलजेब्रा यहाँ पर, I1 यहाँ भी है, I1 यहाँ भी है, I2 यहाँ भी है, I2 यहाँ भी है, IG है, IG है। अब यहां से हम लोग लिखते हैं संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में डियर स्टूडेंट हम बच्चे लोग कह सकेंगे, क्या कह सकेंगे कि सर IG इक्वल टू 0। जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होता है तो बच्चे लोग, आपको याद है गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, तब ये सिस्टम संतुलित होगा। तो मैं संतुलन की स्थिति में बात करने का मतलब हुआ कि मैं ये ले रहा हूं कि सिस्टम मेरा संतुलित है, वैसे केस में IG बराबर 0 लेना पड़ेगा। जैसे IG 0 लेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 से IG खत्म हो जाएगा, इक्वेशन 2 से IG खत्म हो जाएगा, बचेगा I1 I2 बचेगा, राइट। तो चलिए अब हम लोग को दिमाग में याद रहना चाहिए, चूंकि मिटा के मैं लिखूंगा, यहाँ I1 P है, यहाँ IG I2 इंटू R है, P और R है आपका, ध्यान देंगे, माइनस रहेगा, यहाँ पर I1 Q रहेगा, I2 S रहेगा। तो हम मिटा देते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब उस क्वेश्चन 1 और 2 से हम लोग बात करेंगे, तो क्या मिलेगा, IG का वैल्यू दोनों में पुट कर दीजिए, IG का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, ये सेंटेंस लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बताएंगे,
तो हम इक्वेशन 1 और 2 कर देंगे, आई जी को खत्म कर देंगे मन ही मन। तो आई जी को जैसे खत्म करेंगे, या आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में आई जी का, या आई जी बराबर वैल्यू जीरो लिख दो, आई जी बराबर 0 रखने पर सिस्टम संतुलित हो गया। तब आपका होगा I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू आर बराबर 0। तो इस लाइन से आपको मिल जाएगा सर I1 बाय I2 इज इक्वल टू, इस पर आएगा फिर हो जाएगा 2 कर देंगे Q बाय R, I1 Q R बाय Q, या मैं इसको I2 को ऊपर में लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी ठीक था। I2 बाय I1 लेना चाहता हूँ मैं, इसको इधर लाएंगे तो I1 इधर आएगा तो Q बाय R। इक्वेशन नंबर 3 आपका बन गया। चलिए हम जगह पर पहुंच रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 में Q का मान रखेंगे ये होगा, 2 में रखेंगे तो क्या होगा, तथा अब 2 में रख रहे हैं I1 इंटू I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S बराबर 0 हो जाएगा। तब यहाँ से आपको इस इक्वेशन से हो जाएगा I2 बाय I1 इज इक्वल टू, ये लाइन कहाँ आया 2 से, ये कहाँ से आया 1 से, ये 1 से आया है, ये 2 से आया है, ध्यान दीजिएगा। I2 बटे I1 यहाँ पर हो जाएगा सर, इस पर आएगा तो S बटे Q। समीकरण नंबर 4 ये बना। आप देखिए समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से डियर स्टूडेंट क्या कहेंगे, P बाय R इज इक्वल टू S बाय Q Q बाय S होगा छोटा 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 मोटा मोटा P बाय R इक्वल टू Q बाय S। तो सर यहाँ से आपको मिल गया, Q को इधर ले आइए, R को इधर ले आइए, कर सकते हैं। ये हो गया आपका व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलित होने का कंडीशन शर्त, जब गैल्वेनोमीटर के संगतत्व तो प्रतिरोधों का अनुपात, इधर का अनुपात और फिर इस दोनों का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, तो बी पॉइंट का विभव बीबी और डी पॉइंट पर विभव बीडी बराबर हो जाएगा। और जैसे बराबर हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगा, जो आप लोगों ने पिछले क्लास में सुना था, उसको यहाँ पर प्रूफ करके आपके सामने ला दिया गया। राइट, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो शर्त आपने प्राप्त कर लिया। अब हमें कि सर यदि यहां पर देखा जाए कि ये P और Q का रेशियो बराबर यदि हो गया, सॉरी P और Q का रेशियो और RS का रेशियो बराबर हो गया, तो यह सिस्टम हमारा पुल जैसा व्यवहार करेगा। ए बिंदु से जो जंक्शन चला वो बी में प्रवेश नहीं करेगा, मतलब नदी में नहीं गिरेगा, सीधा वो पुल पर चलते हुए सी पर पहुंच जाएगा। यदि इधर से जाएगा तो डी होते हुए सी पर पहुंच जाएगा, वो बीच में नदी में नहीं गिरेगा। यही पुल का काम हुआ। इसका मतलब ऐसे स्थिति में अब बच्चों से पूछेगा बिंदु ए और बिंदु सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाना चाहिए, बताइए। तो ये गप आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब आपका जो मेन बात था वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए गौर से, ऐसे फिगर रहे कभी पर और आपसे शॉट ले लिया, ये लिए होंगे, ठीक है।
तो यहां पर देखेंगे कि सर दोनों पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर सेल को आपने जोड़े हो, तो कहाँ जोड़े हो, ए और सी पर सेल जुड़ा हुआ है, उन दोनों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम होगा और सेल का ईएमएफ मालूम होगा, तो मेन करंट आपका निकलेगा। इस सर्किट में मेन करंट कितना होगा, उसके लिए ए और सी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो मैं ये कहूंगा, ध्यान से देखिएगा, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में जंक्शन ए तथा सी, कौन कौन जंक्शन लिए, ए तथा सी, मतलब वह जंक्शन लिए जहां पर सेल जुड़ा हुआ है, तो सेल के टर्मिनल के सिरों के बीच का भी विभवांतर भी होगा, या कहेंगे इस परिपथ के चालक के दो सिरों के बीच का भी विभवांतर होगा। ए तथा सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हिंदी व समतुल प्रतिरोध, ये सब का हिंदी नहीं लिखना जरूरी नहीं है। तो मैं यदि अपने मन से आरडेस मान लूं, तो उस आरडेस का वैल्यू आप क्या कहोगे, उस आरडेस का वैल्यू मैं यहां लिखूंगा, उसके पहले एक लाइन, तो पहले ए बी सी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो श्रेणी में है, इन ए बी सी श्रेणी में होगा, यहां पर आर एस इक्वल टू पूछेंगे, तो आपका जवाब होगा P प्लस क्यू, P प्लस क्यू होगा ये। अब कहेंगे इन ए डी सी, ए से डी होते हुए सी तक करंट जा रहा है, ये दोनों भी सीरीज में हो जाएगा, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस, इसका डैश दे दीजिए, इसमें डबल डैश दे दीजिए, तो डैश बराबर हो जाएगा यहाँ पर आर प्लस एस, होगा या नहीं। लेकिन अब ये दोनों पैरेलल में हो गया, आपका बीच में गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो मीनिंगलेस है। आपको याद करो कंडेंसर में कैपेसिटर का थ्योरी पढ़ा रहे थे आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले, तो बोला था कि इस कंसेप्ट को यूज किया था, कहा था एक दिन आएगा प्रूफ करके दिखाएंगे, वो दिन आ गया और आपका प्रूफ भी हो गया और अप्लाई भी आपका हो रहा है। तो कभी कभी कोई चीज मान के पढ़ना पड़ता है, आगे जाके उसका क्लियरेंस हो जाता है। उस समय बच्चा लोग कहा कैसे होगा, नहीं समझे सर, नहीं समझाइए कीजिए सर, तो मैंने कहा सॉरी मैं नहीं समझा सकता हूँ, वो समय आ गया, अब आप लोग समझ गए होंगे, राइट। तब मैं कहूंगा आरडेस, मैंने कहा है आरडेस किसके बीच, ए और सी के बीच, आरडेस बराबर आप कहोगे, कंसेप्ट है समांतर क्रम में प्रोडक्ट बाय सम, डायरेक्ट इसको करेंगे। तो आप देखेंगे गौर से, यहाँ पर इस दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, तो P प्लस Q का प्रोडक्ट R प्लस S बाय सम करेंगे, P प्लस Q प्लस R प्लस S। तो इस तरह से आपने निकाल लिया। तो क्या गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस है जी, इसका कोई महत्व हुआ, कोई महत्व नहीं हुआ। तो ऐसा कंसेप्ट आपके सामने कई बार आपके सामने जरूरत पड़ेगा और आपको यूज करना है। तो चलिए ये बात आपका कंप्लीट हो गया। तो बात आई अभी संतुलित है, तब तो ये सब गप किया आपने सर। यदि यह असंतुलित हो जाता, क्या हो जाता, असंतुलित, क्या हो जाता, असंतुलित, तब क्या करेंगे गुरुजी, असंतुलित होगा तो IG बराबर 0 नहीं होगा, और IG बराबर 0 नहीं होगा तो, IG बराबर 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे आप, तो 0 निकालना होगा IG का मान। तो क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और कंपटीशन में तो कई बार इस पर सवाल आता है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या, असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में बी और डी बिंदु के बीच जुड़े गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो अब यहां पर IG नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो हमारा गप होगा यहां पर व्हीटस्टोन
ब्रिज, के असंतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा IG का व्यंजक। तो प्योर मैथमेटिक्स होगा बाबू मेरे सर, मेरे सामने हम पूछ पूछ के भी लिखेंगे। मैट्रिक्स का यूज होगा अभी, 3 वेरिएबल्स वाला, थोड़ा भुला गया अभी, सर का हेल्प ले लेंगे, अच्छे संजोग पर है। चलिए आइए, यहाँ पर आप गौर से देखें, 2 इक्वेशन आपको बना था, वो दोनों इक्वेशन आपको अब फिर से लिखना होगा। तो मैं ज्यादा बात ना करके डायरेक्ट लिखता हूं। इन मतलब यहाँ पर क्या हुआ, IG नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है तो सर IG कितना होगा। आइए डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग खोजना शुरू करते हैं। तो IG कितना होगा, उसी का गप शुरू हुआ। इनक्लोज्ड सर्किट, इसका हिंदी लिखना जरूरी नहीं ना जी, बताओ तुम लोग जल्दी से। हाँ एकदम जरूरी नहीं है, छोटा छोटा बात में क्या पूछिएगा। इनक्लोज्ड सर्किट का नाम क्या लिए थे, ABDA लिए थे। इस क्लोज सर्किट में आपको इक्वेशन मिल चुका था, अब मैं बिना पूछे लिख रहा हूँ डायरेक्ट। I1 इंटू पी आपको याद होगा, प्लस IG इंटू जी माइनस I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आपको मिल चुका था। तो एक ही तरह का इक्वेशन जब बार बार आएगा तो हमें उतना माथा नहीं लगाना है। ये इक्वेशन आपका है, डायरेक्ट आपने इसको देख लिया। फिर आपने कहा था, ये कहाँ से लिख रहे हैं बाबू, KVL से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या सेकेंड लॉ से ये सब बातें लिख रहे हैं। इनक्लोज्ड सर्किट का नाम देता हूं दूसरा BCDB में। तो अब इस क्लोज सर्किट में हम लोग देखेंगे इक्वेशन जो आपको मिला था, I1 माइनस IG इंटू क्यू, माइनस लिए थे, करंट का अपोजिट हम लोग मूव करेंगे, C से D मूव करेंगे, करंट फ्लो हो रहा है D से C, तो I2 प्लस IG इंटू S, करंट इंटू रेजिस्टेंस। थर्ड में आ गया D से B, तो करंट का अपोजिट मूव कर रहे हैं हम लोग, करंट को माइनस में लेना होगा, IG इंटू जी इक्वल टू 0। अब इसको आपने सॉल्व किया था, I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस माइनस IG इंटू क्यू प्लस एस प्लस जी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये बातें आपके सामने आ गया। अब 2 इक्वेशंस आपके सामने है, आपको IG के लिए वैल्यू लिखना है। तो आप सारे बच्चे मैथमेटिक्स में हीरो हो, मैट्रिक्स यूज कर लोगे और IG का वैल्यू लिख लोगे। छोड़ दे यहां से कि लिख के दिखा दे। तो सर 2 इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशंस में PRG मालूम रहेगा, QRSG मालूम रहेगा, I1 I2 मालूम रहेगा, IG निकालना हो, क्योंकि सेल मुख्य धारा कितना देगा ये हम लोग बता देंगे। यदि I मालूम है तो I1 I2 के बारे में हम लोग सोच सकेंगे, तो गैल्वेनोमीटर से धारा कितना प्रवाहित होगा। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर जो VB था, VB नॉट इक्वल टू VD, वो दोनों विभव समान नहीं था, तब IG का मान 0 नहीं होगा। तो इस IG के लिए इक्वेशन लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लोगों को हम डायरेक्ट लिखने का कोशिश करेंगे। तो मैं मिटाऊं, इसको मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब यहां पर देखो बाबू, कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। हमको लगता है कि मेरे पहले आप ही लोग लिख लिए होंगे, क्योंकि सारे बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ चुका है, उसके कंसेप्ट को भी देख चुका है। ये दोनों इक्वेशन आपके सामने है, उसको एक जगह सजा के लिखते हैं। क्या करें सर? हाँ? चलेगा पार्टी उटी क्या? ये दो इक्वेशन आपका है सर। शॉर्टकट तरीका बताइए जल्दी से, एक लाइन में बता दें बच्चे को। फिर हमको दूसरे दिन समय लग जाएगा इसमें। चलिए आइए, यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, I1 को कॉमन लेना है, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर माइनस आर इंटू माइनस, लिखने में भी हो रहा होगा, माइनस क्यू प्लस एस प्लस जी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद लिखेंगे माइनस, अब इस जी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जी इंटू माइनस एस इज इक्वल टू, वहाँ हटेगा नहीं, जगह नहीं है, यहीं पर लिखते जाते हैं। फिर हम लोग किसको कॉमन लेंगे, I2 को। I2 को जैसे ही लेंगे तो बचेगा क्या, तो फर्स्ट में हम लोग यहाँ से यहाँ तक चले थे, इधर से इधर चलते थे। सेकंड में हम लोग को याद होगा इधर से चलने का, ठीक है ना। यदि इधर से ही चलेंगे तो माइनस आगे में लगाना पड़ेगा, यदि इधर से चल जाएंगे तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसको खत्म कर दिए, I2 को ले रहे हैं कॉमन, तो ये वाला टर्म गायब हो गया, बचा मेरा ये दोनों और ये दोनों, I1 I1 IG IG। तो इस G को मल्टीप्लाई करेंगे Q से, G इंटू क्यू, जिसका मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग है कोई दिक्कत उसको नहीं होगा, बाकी लोग जैसा देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा रूम में। G इंटू क्यू लिख दिए माइनस, उसके बाद अब P से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, P इंटू माइनस क्यू प्लस एस प्लस जी, यह हो गया आपका इक्वल टू, फिर अब आपको I3 लेना है, I3 नहीं है यहाँ पर IG है, IG लेंगे। अब ये IG का करेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, हमारा ये दो बचेगा, तो P इंटू एस, P इंटू माइनस एस माइनस R इंटू क्यू, R इंटू क्यू, ये सब एक कांस्टेंट हो जाता है, इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू, ये P इंटू एस, ठीक है, R में यहाँ माइनस आपका है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और इसका Q है, ठीक है, बीच में माइनस देना है अपने मन से, राइट। तो ये तीनों का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, K हो जाएगा, इसके को कांस्टेंट को हम लोग क्या कह देते हैं। अब देखिए गौर से, जब हमें I1 का वैल्यू लेना है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये सारे टर्म आपको मालूम होंगे, ये सब पहले से आपको मालूम रहेगा, I1 में आपको सर्किट में मालूम रहेगा, पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा K, या तो I2 मालूम रहेगा, उससे पुट करके निकालेंगे तो निकल जाएगा K। तब IG का मान निकालने के लिए हम लास्ट में इसका हेल्प ले लेंगे, बाकी I1 या I2 आपको यहाँ सर्किट में मालूम रहेगा, क्योंकि मेन करंट मालूम है तो वो दोनों मालूम होगा, और तब हम लोग उस दोनों में से किसी एक का मदद से K निकालेंगे, और उस K का वैल्यू फिर हम लोग इस इक्वेशन यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से हमें IG निकल जाएगा। तो फाइनली अब हम इस लूप को खत्म कर देते हैं, फिगर का काम मेरा खत्म हो गया।
तब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से फिर से हम संतुलन का शर्त प्राप्त कर सकते हैं। लेफ्ट राइट दोनों तरफ से घूम के हम लोग अपने काम को खत्म करेंगे। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। यहां से आई जी इक्वल टू लेना है के इंटू, ध्यान देंगे, माइनस पी एस माइनस माइनस प्लस आर इंटू क्यू, ये रिजल्ट आपका हुआ आई जी का वैल्यू। तो ये इक्वेशन हो गया असंतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का व्यंजक। चलिए अब जैसे देखेंगे गौर से, ये कितना इंपॉर्टेंट चीज निकला। यदि ये लाइन याद रखते हो तो संतुलन का शर्त को 10 सेकंड में निकाल सकते हो, यदि ये दिमाग में रहे तब। कैसे सर? तो हम लोग जानते हैं संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए आईजी का मान क्या सोचना है आपको? 0 सोचना है। तो जैसे आईजी का मान 0 होता है, ये बात याद है आपको। तो यदि इसको मैं पुट कर दूं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को हम लोग 3 नंबर दे दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 आप बच्चे आराम से कर सकते हो। क्या कह दोगे यहाँ पर? आई जी 0 होगा तो आपका हो जाएगा माइनस पी एस प्लस आर क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये राइट साइड चला जाएगा तो पी एस हो जाएगा, पी एस इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा आपका। यहाँ से हो जाएगा सर पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। यही तो आपका शर्त था, प्राप्त हो गया। तो आप इस रास्ते से भी जा सकते थे। तो हमको दोनों प्रोसेस पढ़ना जरूरी नहीं है, किसी एक को लेंगे और संतुलन वाला कंडीशन लेके चलेंगे। हमें इक्वेशन नंबर 3 आएगा और इक्वेशन नंबर 3 में आईजी को पुट करके संतुलन का शर्त प्राप्त कर लेंगे। ये हमारे पास दिमाग में बातें सेट होनी चाहिए। कंप्लीट? चलिए, बहुत सुंदर बात। एक छोटा सा आपके सामने एक लाइन का क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब देना है। तो कंप्लीट ये क्वेश्चन आज हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। उसके इलेक्ट्रिक सर्किट के कंसेप्ट को हम लोग सीखे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर संतुलन का शर्त और असंतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज से करंट का मान पढ़ लिए। अब हम लोग इसके मदद से दुनिया में ढेर सारे जटिल प्रश्न का जवाब आप लोग दे देंगे। जटिल प्रश्न में से आप लोग के सामने एक स्थिति आया था जो मैंने आपको कंडेंसर में पढ़ा था 1.5 महीना 1 महीना पहले, और वैसा चीज आपके सामने अभी मैं एक छोटा सा बात ला के रख रहा हूं, आप देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं जहां पर व्हीट स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट का अप्लाई करेंगे। ये m पॉइंट दे दिया, यहाँ पर n पॉइंट दे दिया। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग 6 है, इसका भी 6 ओम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वायर ऐसे कनेक्ट कर दिए और इसमें भी रेजिस्टेंस है आपका, कुछ भी मान लेते हैं, 6 ओम मान लेते हैं इसका भी। और यहाँ से ये एक वायर जुड़ा हुआ है और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस आपका 6 ओम है। तो हमारे इसमें से 50% स्टूडेंट होंगे जो इसका जवाब वो दे चुके होंगे, दे देंगे तुरंत बिना मेरे बनाए हुए भी। लेकिन जो बच्चे उस समय क्लास नहीं किए थे वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये खाली प्रूफ करने का जरूरत था। उस समय प्रूफ नहीं किया था, मैंने इसका अप्लाई किया था, आज प्रूफ हो गया, अब सभी बच्चे बना सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न में सीरीज और पैरेलल पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो इसका जवाब देने के लिए आपको कहा था मैं, इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करो। क्वेश्चन रहेगा एम और एन के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करें। तो उसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा और उस सर्किट में हम लोग
कट एंड पेस्ट रूल को फॉलो करते थे। तो कहे थे आपको जंक्शन का नाम दीजिए, ए बी सी डी, ये आपका जंक्शन हुआ, और उसमें सिखाया था आपको ये एन पॉइंट यदि है एम, एम और से ए जुड़ा हुआ है, और लास्ट में मैं इधर कहा था एन है, एन से आपका डी जुड़ा हुआ है। गौर से देखना, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस है, कॉमन नहीं होगा। डी और बी के बीच में भी रेजिस्टेंस है, कॉमन नहीं होगा। मतलब बी और सी दो दो पॉइंट है जो कॉमन नहीं होंगे। ये दोनों पॉइंट जब कॉमन नहीं होंगे तो एक पॉइंट को आप ऊपर दिखा दीजिए, एक पॉइंट को यहाँ नीचे दिखा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। हो गया इस तरह से कट एंड पेस्ट। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, उसको कट करके निकाल लेंगे। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, उसको कट करके निकाल लिया, जोड़ दिया। बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है, बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है, कट करके उसको जोड़ लिया। सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस है, सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस है, कट करके उसको जोड़ लिया। अब बचा आपका ए और सी, ए और सी, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस है, कट करके जोड़ लिया। सी और ये बचा आपका डी और बी के बीच में रेजिस्टेंस, कट करके निकाला। डी और बी के बीच में उसको जोड़ा, तो क्या आपका देखिए तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बना। यस सर, आज समझ में आ गया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा फिगर बन गया। अब बैटरी का प्लस यहां जोड़ दीजिए, बैटरी का माइनस यहां जोड़ दीजिए, परिपथ में करंट चला। तो इसको पी कहेंगे, इसको क्यू कहेंगे, इसको आर कहेंगे, इसको एस कहेंगे। तो देखिए तो पी बाई क्यू का वैल्यू 6/6(1), आर बाई एस का वैल्यू 6/6(1), तो दोनों बराबर हो गया। दोनों बराबर जैसे हो गया तो बीच वाला रेजिस्टेंस आपका मीनिंगलेस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या पुल का निर्माण हुआ? करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, तो ये दोनों श्रेणी में हुआ। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने बताया था, सीधा बताया था, यहाँ पर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। R' के लिए फॉर्मूला दिया था कुछ देर पहले, याद करो जल्दी से। इस दोनों का प्रोडक्ट, सम का गुना, तो हो जाएगा आपका P + Q इंटू R + S बाय P + Q + R + S। याद कीजिए, आपका आंसर हो गया 6×6 12, 6×6 12, ऊपर में हो गया 12 × 12 बटे 6×6 12, 12 12 24, 24 12 × 24, 2 6 12, आंसर हो गया 6 ओम। योर आंसर हो गया ना कंप्लीट। तो यही था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पर आपका क्वेश्चन बना। मैं तेजी से बना दिया, चूंकि मैंने पढ़ाया हुआ था और दोबारा पढ़ाना था इसको, आपके सामने आ गया। थ्योरी पढ़ने के बाद एक बार याद दिला दिया बस, और कुछ नहीं। अब आपके पास होमवर्क आज चला जाएगा। कल मैंने आपको नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे पता था कुछ बच्चे को देंगे तो ये बात फंसेगा, इसलिए कल मैं होमवर्क नहीं दिया। आज आपके सामने होमवर्क जाएगा, ठीक है? तो चलिए मस्ती से, बाय बाय, आराम से पढ़िए लिखिए, मस्ती कीजिए। प्लस जूनियर को कहने के लिए भूलना नहीं है, जूनियर से भी बातचीत कीजिए, ठीक? बाय बाय।